हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब आज हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं और त्रिभुज चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 अंक वाले हैं उनको हल करवा रहे हैं। तो आज का इसमें जो सवाल है वो सवाल होगा इस त्रिभुज चैप्टर का 11वां सवाल। तो और भी यदि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। देखिए, आज का सवाल जो है वो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। ठीक, यानी यही जो स्टेटमेंट है ये थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट होता है, तो इसको कह सकते हैं थेल्स प्रमेय है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम कुछ चीज़ें लिखेंगे, हेडिंग्स जो कि दिया है। पहली हेडिंग होगी हमारी दिया है। ठीक, क्या दिया है। अब देखो, हम पहले यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं किसी, ठीक है ना, त्रिभुज है तो इसका अर्थ है इन एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी दे दिया। ठीक, त्रिभुज बन गया। तो हम दिया हमें क्या लिखेंगे, ये ए बी सी एक त्रिभुज है। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसी के अनुसार चित्र बनाइए। ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक, और क्या कहा है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी एक भुजा के समांतर एक रेखा हम खींच देते हैं, नाम दे देते हैं इसको डी ई, डी ई। ठीक, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वह डी ई समांतर बी सी। ठीक, खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। यानी ये जो हमें अब बस इतना ही चीज़ें हमें दिया है, हमें लिखना है और कुछ नहीं। अब अगली हेडिंग डाल लेते हैं, सिद्ध करना है। ठीक है ना, सिद्ध करना है। ठीक, क्या सिद्ध करना है, कह रहा है खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। यानी हमें ये जो है ए डी अपान बी डी, ए डी अपान बी डी बराबर ये सिद्ध करना है ए ई अपान इधर से सी ई, सी ई, ये सिद्ध करना है। तो ऐसे हम सिद्ध नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें कुछ रचना करते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे रचना। रचना में क्या करते हैं, यहाँ से देखो एक लंब खींचते हैं, इस पर नाम दे देते हैं एम। ठीक, और इससे नाम दे देते हैं एन। ये क्या है, लंब है। ये हो गया। और ये बी को ई से मिला देते हैं, बी को ई से और डी को सी से। ठीक है ना, तो रचना में लिख देंगे डी एम लंब ए ई, डी एम लंब ए ई। देखो ऐसे लिखने में आसान रहेगा। वह ई एन लंब ए डी, ठीक है, ई एन या एन ई कुछ लिख लो, तो ई एन लंब ए डी, ये किया। और इसके अलावा भी क्या किया,
वो भी लिख लेते हैं। डी को सी से मिलाया तथा बी को ई से मिलाया। ठीक, इतना रचना किया। अब हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति। अब यहीं से हम प्रूव करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज ADE है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होगा। तो अब देखो हम क्या करते हैं, 1/2 आधार अब की किसको लेते हैं, आधार देखो वो भुजा होती है जिस पर ऊंचाई होती है, ठीक है ना, जिस पर ऊंचाई होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऊंचाई एक बार अभी ले रहे हैं EN, तो EN की ऊंचाई क्या है, EN का आधार क्या होगा AD। तो लिख सकते हैं AD इंटू EN, और यानी AD आधार को पहले ही लेना है, ठीक, जब भी प्रूव करें। तो 1/2 AD इंटू EN, ये हो गया। इसी को कह देते हैं समीकरण 1। अब एक बार यही आधार, ये देखो किस में है और हमें मिल रहा है, अगर बात करें इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये त्रिभुज मिला, और तो ये आधार हमें एक त्रिभुज में मिला, किस में, BDE में, यानी BDE की ऊंचाई देखी जाए तो त्रिभुज के बाहर जाकर EN ही मिलेगी। तो लिख लेते हैं तथा त्रिभुज BDE में, यानी BDE का क्षेत्रफल, ऐसे लिख लो, BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब देखो BDE ये है, इसी की ऊंचाई तो EN है ना, तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इसमें हम लेंगे BD इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी EN। समीकरण कह दिया 2। अच्छा ये कन्फ्यूजन ना रखिए, यदि ये ध्यान रखो जब अधिक कोण है तो ऊंचाई बाहर बनेगी, यदि न्यून कोण है तो ऊंचाई अंदर बनती है। तो यहाँ से अगर ये वाला कोण देखा जाए तो क्या होगा, अधिक कोण होगा, तो इसलिए ऊंचाई बाहर जाएगी, ध्यान देना। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से कर देते हैं भाग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो जब भाग करेंगे तो ये क्या है, एक में क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AD इंटू ये EN, और बटे इधर से 1/2 इंटू क्या होगा BD इंटू EN, ठीक है। तो EN से EN कटा, 1/2 से 1/2, तो ये बराबर क्या आ गया, AD/BD, ये आ गया। इसको कह देते हैं समीकरण, ये हो गया हमारा 4, ठीक। अब एक बार क्या करो, अभी हमने क्या लिया था, त्रिभुज जब ADE का क्षेत्रफल निकाला, ऊंचाई EN लिया, अब की लेते हैं DM, ठीक, और लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई
तो यहाँ से देखो 1/2 आधार आपकी डीएम ऊंचाई ले रहे हैं तो ए ई पर है ये, तो आ जाएगा ए ई इंटू ऊंचाई क्या होगी डीएम। ठीक, समीकरण इसको कह दो 5। अब यही जो डीएम ऊंचाई ये किस पर है, डी ई सी में, डी ई सी में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, यानी ये भी निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये देखो 1/2, इस पर आधार क्या है, आधार होगा सी। ठीक, ये भी तो एक अधिक कोण है, तो ये कहाँ ऊंचाई बाहर जाएगी, तो ऊंचाई ये डीएम हो गई। तो इसका आधार हो जाएगा सी ई इंटू ऊंचाई डीएम। तो अब क्या करो, इसको कह देते हैं समीकरण 6। समीकरण 5 को 6 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 5 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए डी, ऊपर क्या है ए डी ई ही तो है, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज दूसरा कौन सा लिया डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका देखो क्या है ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 ए ई इंटू डी एम, और ये क्या है 1/2 सी ई इंटू डी एम। तो देखो डी एम से डी एम कटा, 1/2 से 1/2, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ए ई अपान सी ई, ये चीज़ आ गई यहाँ तक। और इसी को दे दिया समीकरण 7, यानी 6 हमारा क्या बना, देखो अब देखो समीकरण 4 ए डी अपान बी डी आ गया और 6 आ गया ए ई अपान सी, ये चीज़ आ गई। अब एक बात समझने वाली है, वो चित्र में, चित्र को देखो, त्रिभुज जो ये है बी डी ई, ठीक बी डी ई और ये डी ई सी, इनका देखो एक ही आधार है डी ई, यानी इसी आधार पर दोनों बने हैं। और ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो जब इन दो समांतर रेखाओं के अंतर्गत एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं तो ये दोनों इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ ये बतानी पड़ेगी, चूँकि बी डी यानी त्रिभुज बी डी, ठीक त्रिभुज बी डी व डी ई सी एक ही आधार डी पर व दो समांतर रेखाओं डी व बी सी के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं जो बी डी है उसका आधार डी और ये डी ई सी का भी आधार डी है और दो समांतर रेखाओं डी और बी सी के अंतर्गत बने हैं। ठीक, तो इसलिए इनके क्या होंगे, क्षेत्रफल होंगे बराबर। तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ये जो है बी डी ई का क्षेत्रफल जो है ये बराबर होगा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। ठीक, इनके क्षेत्रफल आपस में होंगे बराबर। जब क्षेत्रफल बराबर होंगे तो इसी को हम कह सकते हैं समीकरण 7। अब समीकरण 7 हमने कह दिया। अब देखो ये जब क्षेत्रफल हो गए बराबर, और इधर देखो समीकरण हमारा जो बना ये 4 में क्या है, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल अपान बी डी का क्षेत्रफल बराबर है ए डी अपान बी डी के। ठीक, और इधर ये जो हमारा समीकरण बना इधर इसको 7 कहा है ना, 7 1 2 तीसरा कहीं कहा नहीं है, चलो भूल हो गई है। ठीक है, तो अब देखो ए डी का क्षेत्रफल अपान डी ए सी का क्षेत्रफल ये क्या आएगा ए ई अपान सी, ये 7 है। और इसको फिर हम कहते हैं 8। ठीक, वो जब नहीं ध्यान नाम दिया 3 किसी को तो कोई दिक्कत नहीं, 8। तो ए डी यानी यहाँ से डी ई सी है, तो अब इससे हम देखेंगे समीकरण 4 7 व 8 से, तो ये चीज़ हम लिख देंगे समीकरण 4
कामा इधर 7 व 8 से। एक चीज़ क्लियर होगी, जहाँ ये बी डी है यहाँ हम क्या रख सकते हैं, डी ई सी, ठीक, या डी ई सी के स्थान पर बी डी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल बराबर है। तो इससे एक बात हमें क्या पता चलेगी, अगर यहाँ हम बी डी और डी ई सी ही रखें, चाहे यहाँ बी डी या यहाँ डी ई सी, तो ये बी डी और डी ई सी कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, ए डी अपान ए डी, तो ये दोनों भी कटेंगे। तो जब तीन चीज़ें बराबर होती हैं तो आपस में जो बराबर नहीं है, क्या था, ए डी अपान बी डी और ए ई अपान सी, ये बराबर नहीं है, तो ये हो जाएंगे बराबर। तो हम कह सकते हैं ए डी अपान बी डी बराबर, इधर से क्या था, ए ई अपान सी, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। ठीक, तो अब देखेंगे अगला। अब देखिए 12वां जो सवाल है अगला, वो कह रहा है मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर तथा 121 सेंटीमीटर हैं। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं जो चीज़ हमें दी गई है, तो दिया है, ठीक, दिया हमें क्या लिखेंगे, देखो हमें पता है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये और इनके क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज पहला कौन, क्रमशः कह दिया, तो इसका मतलब है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तथा 121, यानी त्रिभुज जो डी ई एफ है का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और का यदि ई एफ, ठीक है ना, यानी ई एफ बराबर हमें कितना दे रखा है, 15.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा बी सी ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना है हमें क्या, बी सी, ठीक, बी सी ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करें, बना लेते हैं थोड़े से रफली त्रिभुज दो, पहले को नाम दे देते हैं ए बी सी, दूसरा इसको नाम दे देते हैं डी ई एफ, ठीक। तो यहाँ पर हमें यानी बी सी ज्ञात करना है, कौन, ये वाली भुजा ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक, और ये हमें दे रखा है कितना, 15.4, ठीक। तो चलो अब हम हल कर लेते हैं, हेडिंग डालेंगे हल। हल में क्या करें, हमें देखो क्या पता है, त्रिभुज समरूप है, तो ये चीज़ हम यहाँ दर्शाएंगे, चूँकि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनके क्षेत्रफल होंगे समानुपाती इनकी संगत भुजाओं के। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इनकी संगत भुजाओं के। संगत भुजाएं हम कौन लेंगे, ये बी सी और ई एफ लेंगे, क्योंकि इन्हीं का अनुपात हमें पता है मान। तो कह देते हैं बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ इनका स्क्वायर, ठीक। तो देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 64, तो इसको रख दो 64 बटे डी ई एफ का 121 बराबर बी सी अपान ई एफ है, तो इसको हम एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, ठीक, इनका होल स्क्वायर। अब इधर भी वर्गमूल लिख दो, ये कितने का वर्ग होता है, 8 का, तो 8 और ये होता है 11 का, बटे 11 का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ। ई एफ का मान कितना है, ये दे रखे हैं 15.4,
इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा 11 नहीं 8/11 बराबर BC बटे ये 15.4 आएगा। ये हो जाएगा 15.4। ठीक, अब देखो आगे, अब इसका इधर गुणा होगा और इसका इधर, तो केवल इसका इधर हम करा लेते हैं। तो ये इधर क्या बचेगा, 15.4 गुणा 8 कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 123.2, 123.2। ठीक, और बटे में कितना है 11, और बराबर किसके चल रहा है, इधर रहेगा BC। तो इतने से जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड इसमें हमें 11 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 11.2। ठीक है ना, जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा, यानी BC बराबर आ जाएगा 11.2। और ये सब काय में थे सेंटीमीटर, तो आ जाएगा सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब अगला सवाल, यानी 6 अंक में कभी कभी 2 प्रश्न भी पूछ लेते हैं फर्स्ट सेकंड करके। तो जिस प्रकार से देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड बताया है, कह रहा है फर्स्ट में एक समकोण त्रिभुज PQR है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR। ठीक है, तो दर्शाइए कि PM² बराबर QM इंटू MR है। ठीक, तो और ये कितने अंक का, 3 अंक का है। ठीक, क्योंकि फर्स्ट नंबर है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है क्या दिया है, देखो कहा PQR समकोण त्रिभुज है ना, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है, और पी कोण जो P है वो कैसा है, समकोण है, यानी तो हम कह सकते हैं कोण P बराबर 90 अंश है। ठीक, अब देखो आगे क्या कहा है, QR पर बिंदु इस प्रकार है कि PM लंब QR, यानी इसको भी हम कह सकते हैं PM लंब QR। जो चीज़ दी गई उतना लिख दिया। अब सिद्ध करना है, तो आगे हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना है। चलो सिद्ध क्या करना है, ये देखो कह रहा PM² बराबर QM इंटू MR। ठीक, अब ये हो गया। उत्पत्ति करने से पहले हम क्या करें, एक चित्र बना लेते हैं। उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में पहला काम है चित्र बनाना। PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो इधर हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ठीक, अब इसको P 90 अंश है, P पर समकोण है ना, तो यानी ये होगा समकोण। अब इसको नाम चाहे Q दे दो चाहे इसको R दे दो, और यहाँ का है PM, यानी यहाँ कोई बिंदु M होगा जो कि QR पर लंब है। ठीक है ना, PM लंब QR लिख लिया। तो अब देखो अपना सिंपल सा काम, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दो। तो ये जब 90 अंश का कोण ये होगा, ये 90 अंश, तो इन यानी ये कोण जो है ये इतना और ये इतना मिल करके क्या होगा, थीटा कोण बनाएंगे, मतलब 90 अंश बनाएंगे। तो इसको क्या मान लेते हैं, ये वाला हम मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, यानी ये, तो ये वाला कोण क्या होगा, थीटा। अब जब ये थीटा है तो ये भी कोण पूरक का नियम लग कर, क्योंकि ये समकोण है तो 90 अंश होना चाहिए, तो ये वाला कोण क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, और इसका ये वाला फिर क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक, तो ये हो गए। अब हम ले लेते हैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लेते हैं। तो देखो हम पहले लेते हैं त्रिभुज ये QMR, यानी PQM में त्रिभुज PQM हुआ, ये देखो PQM हुआ। अब देखो P कहाँ है, 90 माइनस थीटा है,
से हमने कहाँ चले, थीटा की ओर, तो इसको आर एम पी कहेंगे। आर एम पी 90 माइनस थीटा ये है, और पी क्यू एम का ना, एम लास्ट में आया है, तो आर पी एम कहेंगे। ठीक है, यानी त्रिभुज आर पी एम में इसमें क्या होगा, देखो अगर हम बात करें कोण, ये पी क्यू एम की, कोण पी क्यू एम, ठीक, तो ये कोण क्या है, थीटा। अब थीटा इसमें क्या है, आर पी एम है, कोण आर पी एम, तो ये कारण में क्या दे देंगे, प्रत्येक थीटा है। ठीक, प्रत्येक थीटा है। अब इसी प्रकार से ले लेते हैं त्रिभुज क्यू एम आर, नहीं कोण क्यू एम आर, कोण क्यू एम आर, और ये बराबर किसके हो जाएगा, देखो क्यू एम आर है, तो ये कौन सा होगा, हो जाएगा पी एम क्यू एम आर, नहीं पी क्यू एम का, क्यू एम आर कहाँ से आ गए भाई, क्यू एम पी है, ये पी है। ठीक, ये क्या है, देखो क्यू एम पी 90 अंश, तो ये क्या होगा, पी एम आर, कोण पी एम आर, ठीक है ना, ये भी तो 90 अंश है, तो कारण हो जाएगा प्रत्येक 90 अंश। और अब अगला कौन सा बचा, 90 माइनस थीटा वाला, यानी इसको कहेंगे हम क्यू पी एम, कोण क्यू पी एम, ये बराबर किसके होगा, देखो क्यू पी एम क्या है, 90 माइनस थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा कहाँ है, पी आर एम, कोण पी आर एम, ठीक, प्रत्येक क्या है, 90 माइनस थीटा। ठीक, ये तीन कोण होंगे बराबर, तो इसमें हम ट्रिपल ए सिमिलरिटी लगा सकते हैं, यानी ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो हमारा है, ये लिए पी क्यू एम, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर पी एम के, आर पी एम के समरूप हो गए, तो समरूप होने से इनकी संगत भुजाएं होंगी समानुपाती, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू, ठीक है ना, इससे क्या होगा, पी क्यू बटे ये डबल पी आर पी एम था, है ना, ये हो जाएगा आर पी या पी आर, चलो इसमें हमारा, चलो ये हम आर पी लिख लेते हैं, बराबर क्यू एम, और इसका क्या आएगा, पी एम, और बराबर ये पी एम नीचे से, यानी पहला तीसरा बटे आर एम। अब सिद्ध क्या करना था, देखो पी एम स्क्वायर, यानी तो इसको हमें छोड़ देना है, इन दोनों को ले लेना है, तो ये हम लिख सकते हैं, यानी पहले पी एम का इधर गुणा करा लें, ठीक, और सीधा करके लिख दें, यानी तो पी एम स्क्वायर बराबर इसका इधर होगा, तो क्या होगा ये आएगा क्यू एम डॉट आर एम, और यही तो देखो सवाल में सिद्ध करना है, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक, तो अब इसका सेकंड नंबर भी हम देख लेते हैं। अब सेकंड नंबर कहाँ है, देखो सेकंड नंबर भी 3 नंबर का है, का त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो पहला काम, एक हम समकोण त्रिभुज इधर बना लेंगे, ठीक, ए यानी कोण सी समकोण का है ना, तो इसको हम सी नाम देते हैं, इसको कहते हैं बी, ठीक, और इसको समकोण कर दिया, तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, जो चीज़ दी गई है वो लिख लेते हैं, क्या दिया है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जब त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु
त्रिभुज है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो ये 90 अंश के सामने की भुजा ही कर्ण होगी, तो इसका अर्थ बराबर भुजा कौन होगी, AC और BC। ठीक, जिससे तो हम कह सकते हैं जिसमें AB बराबर AC, यही तो होगा। और कोण C क्या है, 90 अंश, यानी कोण C बराबर हो जाएगा 90 अंश, जो कि दिया है। ठीक, अब सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो चलो हल करते हैं, यानी प्रूव करते हैं। ठीक, तो उपपत्ति या हल कुछ भी लिख लो, चलो हम डाले लेते हैं हल में देखते हैं ये क्या है, पाइथागोरस, ये समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, नाम काफ़ी बड़ा है इसलिए हमने ऐसे लिखा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, यानी जो कर्ण है, कर्ण क्या है, AB है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो कर्ण है देखो AB, तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर लंब है AC का स्क्वायर और प्लस आधार है BC स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज़ देखो, चूंकि यहाँ हमें पता है AB बराबर AC है, ठीक है ना, AB बराबर AC, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसको ऐसे बंद कर देते हैं, AB स्क्वायर बराबर AC हमें प्रूव करने में लाना है डबल, है ना, तो AB को नहीं BC को भी AC से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC को भी AC लिखा जा सकता है। यहाँ AB, यहाँ देखो BC बराबर होगा, यहाँ भाई बराबर कौन भुजा होगी, BC और AC, ठीक है ना, तो यहाँ भी हम लिखते हैं BC। ठीक है, जो BC होगा वो इसके बराबर होगा AC के। ठीक, तो ये AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब देखो एक AC स्क्वायर ये एक, ये क्या हो जाएगा 2 AC स्क्वायर। ठीक, और यही तो हमें सिद्ध करना है। यहाँ BC बराबर AC है, तो यहाँ क्या है BC बराबर AC है। ठीक, तो ये इसलिए आ जाएगा BC बराबर AC, तो ये AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। तो इसको लिख दिया हमने प्रूव्ड। ठीक, और यहीं से अभी हमने ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।